Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था कि लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, वेट कैसे मेज़र करते हैं, वॉल्यूम कैसे मेज़र करते हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे मेज़र करते हैं। इनके कन्वर्जन भी हमने आपको बताए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा आपका रिवीजन करा देता हूँ। देखो मैंने बताया था कि ये जो तीन रिलेशन है, ठीक है, ये जो लेंथ, वेट और वॉल्यूम, इन तीनों को आप सिंपल एक टेबल में भी कन्फाइन कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर किलो, हेक्टो, डेका और यहाँ लिख दो ग्राम, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ डेसी, सेंटी और ये मिली, ठीक है। तो क्योंकि हम तीनों को एक ही में कंबाइन करना है तो देखो मैं यहाँ पर ग्राम लिख दूंगा। ग्राम किसके लिए हो गया? वेट के लिए। यहाँ लीटर लिख दूंगा, लीटर किसके लिए हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए। और लेंथ यहाँ पर मैं मीटर भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि जब मुझे वेट मेज़र करना है तब मैं ये ग्राम वाले के साथ यूज़ करूँगा इनको, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और जब मुझे लेंथ मेज़र करना है, ठीक है, तो मैं मीटर के साथ जाऊंगा, तो मैं कहूँगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और जब मुझे वॉल्यूम मेज़र करना है, ठीक है, तब मैं लीटर के साथ जाऊंगा, मैं कहूँगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। और ये रूल मैं आपको बताया था कि जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लाई 10 करेंगे। और जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाई 10 से, ठीक है। तो ये ब्रीफ रिवीजन हो गया आपका पिछले वाले लेक्चर का। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वो पीछे वाली वीडियो देख ले। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ एरिया, कि एरिया को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम एरिया मेज़र करते हैं तो जनरली वो क्या होता है? स्क्वायर मीटर की टर्म में होता है। स्क्वायर मीटर की टर्म में कैसे? मान के चलिए ये एक फील्ड है, ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अगर हमें से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म मान लेते हैं, कौन सी फॉर्म माना है? ये हमने रेक्टेंगल फॉर्म माना है। तो इस फील्ड का एरिया क्या होगा? आप कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो यदि मैं इस लेंथ को मीटर में मेज़र करता हूँ, किस में मेज़र करता हूँ? मीटर में। और इस लेंथ को भी किस में मेज़र कर रहा हूँ मैं? मीटर में, ठीक है। यहाँ लेंथ से कंफ्यूज मत होना। लेंथ मतलब यहाँ लंबाई, ये कॉमन टर्म हो सकता है जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक टर्म में आप कहेंगे कि ये लेंथ मैंने मीटर में मेज़र किया है और ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये भी मैंने मीटर में मेज़र किया है। तो देखिए मैं यदि इनकी यूनिट लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा मीटर, लेंथ का हो गया और ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा? मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जर्नली इसको हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर मीटर। तो यहाँ स्क्वायर मीटर का मतलब यही है कि हमने 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जो भी हमारी यूनिट है। यहाँ पर यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो ये सभी की समझ में आया होगा कि एरिया को किस यूनिट में मेज़र करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं इसके। कोई कह सकता है मैं तो इसे सेंटीमीटर में मैं मेज़र करूँगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लेंथ वाला कन्वर्जन मैं आपको बताया था उसी से आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कहा जाए आपसे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है आपका तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। लेंथ वाली टेबुलर फॉर्म से आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और इसको कैसे लेके आए हम 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर? तो वो टेबल याद करो जो मैंने आपको पढ़ाई थी, किलो, हेक्टो,
डे का, ठीक है, या फिर था मीटर, ठीक है, फिर डेसी, सेंटी और यहाँ था मिली। यही तो था हमारा लेंथ के कन्वर्जन के लिए। तो देखिए हमें क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मीटर ये रहा, ठीक है, सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितना स्टेप लगेगा, 1 और 2 स्टेप लगा। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 स्टेप लगते हैं। तो हम कहेंगे 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, दिस इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यदि किसी बच्चे को ये डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, यदि किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो इस टेबुलर फॉर्म से भी इसको फाइंड आउट कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको बताया है, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन होते हैं उनको डायरेक्ट भी याद रखें, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए। यदि किसी को याद नहीं है तो वो इस टेबुलर फॉर्म से भी इनको ड्राइव कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने यहाँ पर मीटर स्क्वायर यूज़ किया है, यानी कि मीटर को इसने क्या किया होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर भी यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मीटर के लिए कितना रखेंगे आप, 100 सेंटीमीटर, और इस 1 मीटर के लिए अगेन आप क्या रखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे भी आए आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मीज़रमेंट आती है लेंथ की, कि लेंथ को कैसे मीज़र करते हैं और उसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, एरिया को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया को भी हम किस में मीज़र करते हैं, जनरली मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये सारी यूनिट्स क्या हैं, ये सारी यूनिट्स लेंथ की हैं ना। तो यदि आपको लेंथ कन्वर्जन आता है अच्छे से तो आप ईजिली एरिया के कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो यूनिट होती है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया है, ठीक है। तो होप सभी की समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीजर्स ऑफ टाइम, कि टाइम को हम कैसे मीज़र करते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, और यहाँ हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, जो वॉच, ठीक है। अच्छे और बुरे समय की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि मेरा बुरा समय चल रहा है या मेरा अच्छा समय चल रहा है। तो देखिए जनरली क्या होता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं कि टाइम में आप क्या क्या, वॉच रीड करना आना चाहिए आपको, आपके लेवल से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहला बनता है वॉच रीडिंग से, कि वॉच में आपको टाइम देखना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें बनता है मंथ्स आपको याद होने चाहिए, महीने, ठीक है, महीनों के नाम, और कौन सा महीना कितने डेज़ का होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीक, सप्ताह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ईयर्स यानी कि वर्ष कह सकते हैं आप, इसको साल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर का, कि लीप ईयर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं रिलेटेड टू द मीजर्स ऑफ टाइम। तो चलिए 1 बाय 1 हम इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, वॉच रीडिंग, कि वॉच रीडिंग कैसे की जाती है। तो सभी बच्चों को इतना तो पता होगा कि जो ये वॉच होता है हमारे पास, इसमें जनरली 2 नीडल होते हैं, एक होता है लॉन्ग नीडल, ठीक है, और एक होता है छोटा नीडल, शॉर्ट,
तो जो शॉर्ट नीडल होता है, शॉर्ट नीडल, नीडल का मतलब सुई, छोटी सुई, छोटी सुई जो होती है वो जनरली क्या बताती है आपको, आवर्स बताती है। आवर्स का मतलब घंटे बताती है आपको, ठीक है। और ये जो लॉन्ग नीडल होता है, ये क्या है, लॉन्ग नीडल है आपका, बड़ा वाला सुई। ये बड़ा वाला सुई आपको क्या बताता है, मिनट्स बताता है जनरली। क्या बताता है, मिनट्स। तो इतना तो सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो इतना तो हम मान सकते हैं कि आपको टाइम देखना आता होगा। तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये समझ लीजिए कि जो शॉर्ट नीडल होता है उसमें आवर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो लॉन्ग नीडल होता है उससे मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं आपके। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में आपका कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर मैंने ये सेकेंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, आपने कहा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये 1 आवर में आपको सेकंड भी पता चल गया, कितना, 3600 सेकंड होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन सभी बच्चों को याद होने चाहिए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि AM एंड PM, ठीक है। इसको मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूँगा अलग से। तो ये वॉच रीडिंग का इतना रिलेशन आप याद रखेंगे क्योंकि कन्वर्जन के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ठीक है, या सेकंड से घंटे में, जो भी है ऐसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं इन रिलेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मंथ, दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है कि मंथ के बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मंथ्स का मतलब होता है यहाँ पर महीने, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता होगा टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं इन टोटल, ठीक है। और इनके नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है जनवरी, फिर होता है फरवरी, फिर होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये कितने हो जाते हैं आपके, 6 मंथ हो जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये नेक्स्ट 6 मंथ हो जाते हैं। तो देखिए जनवरी से लेकर के जून तक ये टोटल 6 मंथ हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाफ ईयर। कितना हो गया ये, हाफ ईयर, यानी कि आधा वर्ष हो गया, और इसको भी हम हाफ ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरल टर्म में मैंने कहा है आपसे, इन जनरल, कि यदि एक साल में पूछा जाए आपसे कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 1 ईयर में आपको 2 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं आपके, 2 हाफ ईयर होते हैं। और जनरली यदि इसका पीरियड देखेंगे तो जनवरी से जून एक पीरियड हो जाता है, और जुलाई से दिसंबर दूसरा हाफ ईयर हो जाता है, ठीक है। तो इतना सभी की समझ में आया। नेक्स्ट इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज़ कितने होते हैं। तो जनवरी मंथ होता है, इसमें 31 डेज़ होते हैं, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। फरवरी क्या होता है, इसमें 28 और 29, ठीक है। 28 डेज़ इसमें कब होते हैं और 29 कब होते हैं ये मैं अलग से बताऊंगा, पर आप इतना समझिए फ़िलहाल कि फरवरी में 28 डेज़ भी हो सकते हैं और 29 डेज़ भी हो सकते हैं। मार्च में 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। अप्रैल जो होता है आपका उसमें 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो मई होता है इसमें 31 डेज़ होते हैं, और अगेन जून में आपके 30 डेज़ होते हैं। इसके बाद जुलाई आता है, जुलाई में आपको 31 डेज़ होते हैं, और अगस्त में आपके 31 डेज़ होते हैं, और सितंबर में आपको होते हैं 30 डेज़।
अक्टूबर में आपके होते हैं 31 और नवंबर में आपके होते हैं 30 डेज़ और दिसंबर यानी कि सबसे लास्ट का जो मंथ है उसमें होते हैं 31 डेज़। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे को इन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली ये रिलेशन याद रखेंगे। ये ट्रिक क्या है कि जाम खाकर मज़ा आया और डांस किया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए जो जैम है इसको याद रखेंगे जैम की जगह पर, मज़ा की जगह पर आप इसको याद रखेंगे, और डांस के लिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये जो है रिडंडेंट वर्ड हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर JA का मतलब है जनवरी के ये दो स्टार्टिंग के दो वर्ड हैं ना, ये हमने यहाँ पर लिए हैं। और M का मतलब है यहाँ पर मार्च का ये वाला। ठीक है, और उसके बाद MA का मतलब है यहाँ पर मई का स्टार्टिंग का 2 वर्ड MA। J का मतलब है यहाँ पर जुलाई से। ठीक है, ध्यान रखेंगे J का मतलब जून नहीं है यहाँ पर, J का मतलब है जुलाई। A का मतलब है फिर यहाँ पर अगस्त। ठीक है, A किससे लिया हमने, अगस्त से लिया है। और उसके बाद देखिए ये जो और है ना, और का जो O है वो यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, और ये जो D होता है ये यहाँ से ले लिया D। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर देखे हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये वो मंथ हैं जिनमें कितने होते हैं 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, बाकी के जो मंथ बचे हुए हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें क्या होते हैं 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो होप ये सबकी समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस ट्रिक को। ट्रिक कहता है जैम खाकर मज़ा आया और डांस किया। ठीक है, तो जो इंग्लिश के वर्ड हैं आप उनको ध्यान रखेंगे। मैंने कहा है यहाँ पर जैम, तो JA जनवरी, M का मतलब हो जाता है मार्च से। ठीक है, और यहाँ पर फिर MA होता है ये मई हो जाता है, और J का मतलब यहाँ जुलाई होता है, A का मतलब अगस्त हो जाता है, O अक्टूबर से लिया गया है। ठीक है, और डांस में जो बड़ा वाला D है वो दिसंबर से लिया गया है। तो आप ऐसे इन मंथ को याद रख सकते हैं जिनमें क्या होता है 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को पहला ट्रिक समझ में नहीं आया है तो वो दूसरे वाला ट्रिक भी समझ सकता है। दूसरा वाला ट्रिक क्या होता है, जैसे आप अपनी फिंगर्स को क्लोज करते हैं तो आपके हाथ का कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो टिप होता है इसको आप एक पॉइंट मानेंगे, और इन दोनों के बीच में ये जो नीचे जगह बन जाता है इसको दूसरा पॉइंट मानेंगे। फिर ये टॉप ये एक पॉइंट हो जाएगा, और इसके नीचे ये जगह बनता है यहाँ पर एक, अगेन से ये टॉप एक जगह होगा, और यहाँ पर एक टी स्पेस जो होता है ये एक पॉइंट होगा, और अगेन ये टॉप होगा। यानी कि इसका कुछ फॉर्मेशन ऐसे ही तो हो गया। ठीक है, ऐसे कि ये टॉप है, यहाँ पर फिंगर का गैप दे रखा है, ये टॉप है, यहाँ पर फिंगर का गैप है, ये टॉप है, ये फिंगर का गैप है, और ये टॉप है, ये फिंगर का गैप होता है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मेशन है यहाँ पर। इतना सभी की समझ में आया। तो अब जनरली क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, जो टॉप होता है वहाँ पर एक नाम लिखेंगे कि ये हो गया जनवरी, जो बॉटम होता है फरवरी, फिर टॉप जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल हो जाएगा, ये हो जाएगा मई, ये हो जाएगा आपका जून, और ये हो जाएगा जुलाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आप अगस्त हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। तो इतना लिखने के बाद आपकी समझ में आया होगा कि जो भी टॉप पर हैं ये सभी क्या हैं टॉप पर हैं। तो जितने भी टॉप पर मंथ आए हैं वो सभी क्या हैं 31 डेज़ के हैं। ठीक है, बाकी ये जो नीचे रह गया है ये वाला, ये सारे मंथ क्या होते हैं
30 डेज़ के होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फरवरी को छोड़ करके, ठीक है। इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि कई बार ये 28 डेज़ का होता है और कई बार ये 29 डेज़ का होता है। तो ये कब होता है, क्यों होता है, ये मैं अलग से आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये समझिए, ठीक है, कि ऐसे आप अपना हैंड क्लोज़ कराएंगे, उसकी फिंगर्स को क्लोज़ कराएंगे, तो टॉप पर जो भी मंथ आएंगे, ठीक है, जनवरी, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, मई, दिसंबर और जुलाई, ये सभी क्या होंगे, 31 डेज़ के होंगे। बाकी सभी जो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर, ये जो मंथ होते हैं ये क्या होते हैं आपके 30 डेज़ के होते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, दोनों में से किसी भी ट्रिक को आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं फरवरी का कॉन्सेप्ट, कि फरवरी में कब 28 डेज़ होते हैं और कब 29 डेज़ होते हैं। तो देखिए फरवरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फरवरी में कब आपके 28 डेज़ होते हैं और कब आपके 29 डेज़ होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आपका ईयर दे रखा होगा, यदि वो लीप है, ठीक है, तो क्या होगा, वो फरवरी वाला जो मंथ होता है उसको हम 29 डेज़ का काउंट करते हैं। बाकी जो रेस्ट ईयर, नॉर्मल जो ईयर होते हैं, रेस्ट कह लो या फिर नॉर्मल ईयर, ठीक है, जो होते हैं वो 28 डेज़ के होते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर यानी कि जैसे कि 2020, यानी कि जो ईयर है यदि वो 4 से डिविजिबल है, यदि कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या होता है 0, तो वैसे ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे मेन ये होता है कि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं आपके। लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं आपके, 366 डेज़ होते हैं। और जो नॉर्मल ईयर होता है आपका, नॉर्मल ईयर, ठीक है, उसमें आपके होते हैं 365 डेज़, ठीक है। कितने होते हैं नॉर्मल ईयर में, कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज़। ये किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए है। मैथ में हम यही दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, या तो वो नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें 365 डेज़ होंगे, या वो एक लीप ईयर है तो उसमें क्या होगा, 366 डेज़ होते हैं। लेकिन आप यदि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो हमारा 1 ईयर जो होता है, ठीक है, 1 ईयर क्या होता है, वो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, ठीक है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का होता है, ठीक है। लेकिन इस 6 आवर्स के लिए हम डे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, ठीक है, ये सभी को पता होगा। तो 6 आवर्स का एक डे नहीं बन सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको हर 4th ईयर पर इसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 6 का आप यदि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 आवर्स का क्या होता है आपका 1 डे होता है, और इस 1 डे को हम क्या करते हैं, लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो ईयर होता है वो क्या होता है, 365 डेज़ का होता है, और आफ्टर 4 ईयर एक लीप ईयर आता है, ठीक है। और लीप ईयर में हम इसको कितने का काउंट करते हैं, 366 डेज़ का काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों हुआ ये 366 प्लस ये वाला जो 1 है यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो इस हिसाब से आपका जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो मैंने समझाया था आपको कि आप कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए, कि जो भी आपको ईयर दे रखा है उसमें यदि 4 से डिविजिबल है वो, ठीक है, तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, अदरवाइज़ वो नॉर्मल ईयर होगा। तो यहाँ पर मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो देखिए अभी तक मैंने जो आपको समझाया है उसको मैं यहाँ पर समरी फॉर्म में आपको लिख देता हूँ। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 60 सेकेंड्स में आपका 1 मिनट होता है। दूसरा सबको पता होना चाहिए 60 मिनट्स में आपका 1 आवर होता है, और 24 आवर्स में आपका 1 डे होता है, और 7 डेज़ में आपका
1 वीक होता है, 30 डेज में आपका 1 मंथ होता है, उसके बाद 12 मंथ्स में आपके 1 ईयर होता है, और 366 डेज में आपका लीप ईयर होता है। तो इतना डेटा सभी बच्चों को पता होना चाहिए जब भी आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। लीप ईयर में आपको बता चुका हूँ कैसे चेक करेंगे। आपसे पूछा जाए कि 2017 एक लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो आप सिंपली 4 से डिवाइड देखिए, तो ये 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पर 1 क्या बच जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। हम कहेंगे 2016 लीप ईयर था या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम कहेंगे 2016 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, 2020 ये लीप ईयर होगा या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड देखिए इसको, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो हम कहेंगे 2020 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, ठीक है। 2021 ये क्या लीप ईयर होगा या नहीं होगा, आप 4 से डिवाइड करके देखिए, इसमें 1 रिमाइंडर मिलेगा आपको, तो 2021 लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आपकी समझ में ये भी आया होगा कि कोई ईयर आपका लीप ईयर होगा या नहीं। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट यही रखेंगे कि 4 से उसको डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बन के आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, जनरली आपके लिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि आपको दे रखा होगा कि 9 मंथ्स एंड 3 वीक, और आपसे पूछा होगा कि नंबर ऑफ डेज बताओ, कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन द 9 मंथ एंड 3 वीक, ठीक है। कहने का मतलब है 9 महीने और 3 सप्ताह में टोटल कितना डेज होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार तो मंथ 30 डेज़ का होता है और कई बार मंथ 31 डेज़ का होता है, ठीक है। तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ पूछे हों और सिंपली मंथ और वीक दे रखे हैं, तो आप जो मैंने टेबल बताया था अभी कि 1 मंथ में क्या बताया था मैंने, 30 डेज़ बताए थे आपको, तो ये वाला ही रिलेशन यूज़ करेंगे। और 1 वीक में मैंने आपको कितना बताया था, 7 डेज़ बताया था, तो ये दूसरा रिलेशन है। इन दोनों को यूज़ करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मंथ, और एक मंथ में मैंने कितना बताया आपको, 30 डेज़ बताया है। तो 30 का यहाँ पर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, 3 वीक, 3 मल्टीप्लाई, और एक वीक में कितने होते हैं, 7 डेज, 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 270 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 291 डेज। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। दूसरा कैसे क्वेश्चन बनाता है, एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरे टाइप का आपके एग्जाम में जनरली ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 31 मई, ठीक है, को जो डे होता है वो क्या होता है, थर्सडे होता है, और उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी ईयर के 31 मई को जो डे होता है वो क्या होता है, थर्सडे होता है, यानी कि 31 मई को क्या होता है, थर्सडे होता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 30 जून यानी कि 30 जून को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप फेस करेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बता देता हूँ इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखिए आप सिंपली
इन दो गिवन डेट के बीच में क्या है, नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए 31 मई से लेके 30 जून तक, तो आपको पता है मई का ये लास्ट डे है, ठीक है, और ये जून का क्या है, लास्ट डे है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हो गए, 30 डेज हो गए ना, इतना हो गया। तो आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास क्या है, 30 डेज दे रखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज उनको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। किससे डिवाइड करना है आपको, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड किया है कि ये क्या हो जाएंगे आपके वीक, और एक वीक में कितना होता है, 7 डेज होता है। तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, नंबर ऑफ वीक। ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 30 डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तो वीक हो गया। ठीक है, और जो रिमाइंडर में 2 बचा है, ये क्या है, रिमाइंडर में बचा हुआ है, तो रिमाइंडर में 2 का मतलब है ये 2 डेज हैं आपके। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 30 डेज इज इक्वल टू 4 वीक्स एंड 2 डेज, ऐसे ही तो लिख सकते हैं आप। आगे का स्टेप तो बहुत ही सिंपल है, ये फाइनल स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या है आपका, फाइनल स्टेप होगा। तो देखिए आपने देखा कि 31 मई को क्या है, थर्सडे है। ठीक है, तो 30 जून को क्या होगा, तो सिंपली आप देखेंगे कि भाई 4 वीक तो थर्सडे से थर्सडे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे से थर्सडे 4 वीक ख़त्म हो गया, लेकिन 2 डेज़ हो गया, यानी कि रिक्वायर्ड डे आपको फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड डे क्या होगा। तो रिक्वायर्ड डे का सिंपल सा आंसर है कि जो गिवन डे है, गिवन डे, उसमें आप ऐड कर देंगे नंबर ऑफ डेज। तो गिवन डे क्या है आपके पास, थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे से आगे 2 डेज तक आप जाएंगे, तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, उसके बाद क्या आएगा, सैटरडे। ठीक है, तो थर्सडे के बाद पहला जो डे होगा वो फ्राइडे होगा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा जो डे होगा सैटरडे होगा। तो आप कहेंगे 30 जून को क्या होगा आपका, सैटरडे होगा। क्या होगा जी, सैटरडे होगा। तो ऐसे करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया कि 31 मई से लेके 30 जून तक जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो कितने हैं, 30 डेज़ हो जाते हैं। उस नंबर ऑफ़ डेज़ को आपको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ़ वीक में। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ़ वीक बनाया, तो यहाँ पर आपको पता चला कि 4 वीक एंड 2 डेज़ हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और लास्ट स्टेप कहता है कि रिक्वायर्ड डे, जो डे आपको फाइंड आउट करना है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कि जो गिवन डे है उसमें आप ये नंबर ऑफ़ डेज़ जो बचा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। तो गिवन डे था हमारा थर्सडे, और थर्सडे से आगे हमको 2 डेज आना है, तो थर्सडे के बाद आता है आपका फ्राइडे, और ये लास्ट डे होगा सैटरडे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डे हो जाएगा जो हमको पता करना था। तो 30 जून को जो डे होगा वो कौन सा होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। यदि किसी की समझ में नहीं आया है तो वो 1-2 बार इस कॉन्सेप्ट को और देख ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। इसमें आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। कि मान के चलिए दिल्ली से आपने ट्रैवल स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि आप किसी बस में सवार हुए और दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हैं, जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आपने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, और उस समय टाइम था 5:40। कितना टाइम था, 5:40। ठीक है, और आपकी जो जर्नी है वो फिनिश हो जाती है 10:55 पर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, उसके द्वारा कितना
समय लगा इस जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप एक बस में सवार हुए, आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो आप दिल्ली से जब बस में बैठते हैं तो 5:40 हो रहा है और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो जब आप जयपुर पहुंचते हैं तो आप 10:55 पर जयपुर पहुंचते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे की मॉर्निंग आप पहुंचते हैं। तो बताइए आपको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन आपके द्वारा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और स्कोरिंग भी हो जाता है। स्कोरिंग क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि 5:40 कि 5:40 मॉर्निंग में आप यात्रा शुरू करते हैं और नेक्स्ट डे 5:40 तक आपको कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो गया ना भाई, एक डे तो हो गया ना ये पूरा। नेक्स्ट डे का मतलब है कि एक दिन कंप्लीट हो गया। तो 5:40 से आप 5:40 काउंट कर लीजिए कि आज का 5:40 में चला और कल के 5:40 तक मुझे कितने हो जाएंगे, 24 आवर्स हो जाएंगे। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 10:55, क्योंकि इसी पर तो आपकी जो जर्नी है वो एंड हो रही है। तो अब ये वाला टाइम और कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5:40 से यदि आप 10:40 तक जाते हैं तो 5 से 10 तक जाने में आपको कितना लगा, 5 आवर्स हो गया यहाँ से। ठीक है, 5 से 10 तक जाएंगे तो 5 आवर्स और हो गए ना, और ये हो गया। अब इसके बीच में ये गैप बचता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10:40 से 10:55 तो 15 मिनट्स ही हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि कैसे हमने अप्रोच किया है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपने जर्नी स्टार्ट किया वो वाला टाइम लिख देंगे आप कि मैंने इस टाइम पर स्टार्ट किया, और जो आपने एंड किया है वो वाला टाइम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल लॉजिक लगाते हुए चलेंगे कि भाई मैंने जर्नी स्टार्ट किया मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग तक जो आपका यहाँ पर टाइम गिवन है उसी को आप यूज़ कराएंगे कि नेक्स्ट डे के इसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, यानी 5:40 तक नेक्स्ट डे के मुझे कितने हो जाएंगे, 24 आवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इस पॉइंट से ही चलिए, सीधा सीधा रखेंगे हिसाब कि 5:40 से यदि मैं 10:40 तक जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने हो जाएंगे, 5 आवर्स और हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा एंड पॉइंट नहीं है, मेरा एंड पॉइंट है 10:55। ठीक है, तो आप 10:40 से 10:55 तक जाएंगे तो आपको कितना और चाहिए, 15 मिनट्स और चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी टाइम पीरियड मिलेगा उसको सिंपली क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट टाइम है, ये आपका सेकंड टाइम है, और ये 15 मिनट्स आपके क्या है, टाइम थर्ड। इन तीनों को आप ऐड कराएंगे तो आप कहेंगे जो हमारा टोटल टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स, तो ये हो गया आपका 29 आवर्स। ठीक है, अब मिनट कितना आपका, 15 मिनट, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 15 मिनट। ठीक है, आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, 15 मिनट। तो आपको जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या होगा, 29 आवर्स एंड 15 मिनट्स, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉच से रिलेटेड, जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा कि AM और PM क्या होता है। तो देखिए AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। ठीक है, एंटी मेरिडियन को बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो क्या आता है कि 12:00, ये हो गया आपका, क्या हो गया, मिडनाइट। यहाँ से लेके आपको कहाँ तक जाना है, मिड नून तक जाना है। ठीक है, नून या मिड डे कह सकते हैं इसको, मिड डे या फिर आप नून कहेंगे। कब तक, 12 तक। ठीक है, यानी कि 12:01 यहाँ से आपका AM स्टार्ट हो जाएगा। कब तक रहेगा,
11:59 AM तक रहेगा। ठीक है, ये आपका नाइट है और ये आपका डे हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि नाइट के 12 से लेके जो मिडनाइट होती है आपकी, उससे मिड डे तक, यानी कि मिड डे का मतलब होता है नून, उस तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सभी टाइम पीरियड क्या होते हैं, AM में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको याद रखेंगे कि AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, और इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो मिड नाइट से लेके मिड डे तक का जो पीरियड होता है वो इसमें आता है। मिड डे का मतलब यहाँ पर नून से है, नून का मतलब दोपहर। ठीक है, तो रात के 12 बजने के बाद से लेके दिन के 12 बजने से पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सभी आपका क्या होता है, एंटी मेरिडियन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका PM वाला। ठीक है, कि पोस्ट मेरिडियन क्या होता है। तो जो बाकी का बचा हुआ टाइम है, बाकी का बचा हुआ टाइम क्या है कि मिड नून से लेके मिड नाइट, इसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड है वो सब क्या होगा, PM में होगा, यानी कि पोस्ट मेरिडियन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12:01, तो आप कहेंगे 12:01 ये हो गया PM। ठीक है, यानी कि 12:01 से लेकर के नाइट में 11:59 PM, ये क्या है आपका डे है। ठीक है, और ये क्या है आपकी नाइट है, यानी दिन के 12:01 से लेकर के रात में 11:59, यानी कि 12 बजने से जस्ट पहले तक का जो टाइम होता है वो सभी क्या होता है, PM होता है। जैसे 5 PM, तो आप समझ जाएंगे कि मैं इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6 PM, तो आप समझ जाएंगे इस पीरियड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप ये सब की समझ में आया होगा। तो बस इतना सा आपको समझना है टाइम से रिलेटेड, तो आप जो भी क्वेश्चन आएंगे फिर आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।